प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सवाल को भाई अच्छे से याद कर लेना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाओ क्या होगा इसका सही जवाब। की अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, बताओ आप सभी की सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है, शीशे का, जल का, वायु का या फिर हीरे का। क्या होगा इसका सही जवाब। चार ऑप्शन दिया गया आप सभी के पास, मैं बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरे का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। क्या हीरे का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। अब आप बोलेंगे सर कितना होता है ये भी बता दो, तो मैं बता रहा हूं कि हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। ये सभी पदार्थों का अपवर्तनांक से अधिक होता है हीरा का अपवर्तनांक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आज की क्लास में भाई, अच्छे से याद करते चलना हमारे साथ और चैट सेक्शन में लगाते चलना। देखिए कांच के पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का कोण कितना होता है, बताएंगे आप सभी कि कांच के पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का कोण जो है कितने डिग्री का होता है। तो मैं बता दूं ये होता है 90 डिग्री का। कितने 90 डिग्री का होता है भाई, अच्छे से याद कर लेना। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक आप सभी ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो भाई कर दिया करो, इससे हमको क्या मोटिवेट मिलता है, जिससे हम आपके लिए क्लास लाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तेजना रहते हैं। देखिए पहला तीसरा नंबर सवाल है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ आप सभी कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। तो मैं बता दूं यह आधारित है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद करते चलना हमारे साथ। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है आप सभी के लिए आज के इस क्लास में। देखिए अर्धचालकों में परिकलित अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताओ आप सभी। अर्धचालकों में परिकलित अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या इसको डोपिंग बोलते हैं या फिर इसको अपमिश्रण भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगर डोपिंग की जगह वहां अपमिश्रण भी दे दे तो आप लगा के आओगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि पी टाइप अर्धचालकों में अल्पसंख्यक धारावाही होते हैं। क्या होते हैं बताएंगे, इलेक्ट्रॉन, होल, प्रोटॉन या फिर फोटोन। क्या होगा इसका सही जवाब बताओ आप सभी। तो मैं बता दूं अल्पसंख्यक की बात हो रहा है भाई, अल्पसंख्यक। बताओ आप होल लगाओगे जो कि बिल्कुल गलत जवाब है, यहां अल्पसंख्यक पूछा गया है तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मूल गेट कौन कौन है बताएंगे आप सभी। बेसिक गेट कौन कौन से है, एंड और नोट। भाई एंड और नोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा लो, एंड और नोट। इसी से हम लोगों का नैंड बनता है, नोड बनता है, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एंड और नोट ये बेसिक गेट हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल आपके सामने है, कैथोड किरण व्यवहार करती है, बताएंगे आप सभी कैथोड किरण किसके जैसा व्यवहार करती है। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विस्थापन धारा घनत्व मात्रक है, बताएंगे आप सभी विस्थापन धारा घनत्व का मात्रक कौन सा है। तो ये होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या एम्पियर प्रति में मीटर स्क्वायर, इसको मीटर को ऊपर ले गए तो -2 हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, एम्पियर मीटर इनवर्स 2। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आज के क्लास में भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी किसके द्वारा, बताओ आप सभी। 9 नंबर का सही जवाब बताओ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी, तो मैं बता दूं ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने। क्या ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने 29 अगस्त 1831 को यह घटना की खोज की थी। कौन, माइकल फेराडे जी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और कब की थी, तो 29 अगस्त 1831 को। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक, भाई ये तो मैंने कितना बार बताया कि प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक, प्रतिबाधा, धारितीय प्रतिघात, प्रतिघात ये सब आ जाए तो आप ओम लगाओगे। क्या ओम लगा दो, बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल आपके सामने है, संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग होता है, बताओ आप सभी संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है। 11 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा 0 होता है, संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग 0 होता है, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने है, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, यंत्र जो विद्युत
ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? बताओ आप सभी। 12 का सही जवाब क्या होगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं मोटर। क्या? मोटर। अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता यानी बदलता तो इसको हम लोग डायनेमो बोलते, लेकिन नहीं, यहाँ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा रहा है तो इसको हम लोग मोटर बोलते हैं। क्या? मोटर बोलते हैं। अच्छे से ध्यान में रखिएगा बच्चों। ओके, देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है बताओ आप सभी। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा? संरक्षित, असंरक्षित या फिर कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? बताओ आप सभी। 13 का सही जवाब क्या होगा? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है कंजर्वेटिव, संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी एंड अच्छे से याद कर लो कि स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बताओ आप सभी। जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है या फिर अचर रहता है या फिर बढ़ या घट दोनों सकता है? तो मैं बता दूं ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्या? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ और घट सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल आपके सामने है। डिवाई मात्रक है, किसका है? बताओ आप सभी। डिवाई मात्रक है किसका? आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ आप सभी, फटाफट से बताओ। आवेश का तो भाई कूलम होता है, विद्युत विभव का वोल्ट होता है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है डिवाई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो, सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक डिवाई होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपके सामने है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? बताओ आप सभी। ये तो भाई आप सभी गलत करने वाले हो। 90 डिग्री लगाओ, जो कि गलत हो जाएगा। ये नहीं काटती है भाई, नहीं काटती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? बताओ आप सभी। एक पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, यहां पूछा गया इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा गया है आप सभी से। 17 का सही जवाब लगाओ। ये होता है भाई कितना? 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति केजी। क्या? ऑप्शन नंबर ए लगा लो, 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति केजी। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आवेश की विमा क्या है? बताओ आप सभी। आवेश की विमा क्या होती है? लगाएंगे आप सभी, फटाफट से लगाओ भाई, फटाफट से लगाओ। आवेश बराबर होता है धारा गुना समय। क्या? आवेश बराबर यानी सी बराबर हो जाएगा धारा गुना समय। धारा को हम लोग आई लिख सकते हैं और समय को हम लोग टी लिख सकते हैं। आई टी को हम लोग ए, आई को एम्पियर यानी धारा को हम लोग एम्पियर से सूचित करते हैं और टी हम एटी। कौन सा ऑप्शन में है? लगा लो आप सभी एटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव के भी के बीच संबंध क्या होता है? बताओ आप सभी। ये तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? ये होता है ई बराबर माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। क्या? ई बराबर माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? बताओ आप सभी। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विद्युत विभव का मान क्या होगा? शून्य होगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा या फिर ऋणात्मक और समरूप होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये धनात्मक और समरूप होगा। क्या? धनात्मक और समरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल आपके सामने। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? भाई ये तो मैंने कितनी बार बताया है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। लगाओ आप सभी फटाफट से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फैराड। क्या? किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल आपके सामने है। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? ये होती है गोले की त्रिज्या के। वायु में गोलीय चालक की धारिता गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बी लगा लो आप सभी। ओके, और अच्छे से याद कर लो भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? बताओ आप सभी। फ्यूज जो तार होता है वो किस पदार्थ से बना होता है? बताओ। तांबा से, टंगस्टन से, लेड टिन मिश्र धातु या फिर नाइक्रोम से? क्या होगा इसका सही जवाब? 23 नंबर सवाल आपके सामने है। देखो जी, ये बना होता है लेड टिन मिश्र धातु। क्या? लेड टिन मिश्र धातु यानी SN और PB का मिश्र धातु होता है। ओके, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए
24 नंबर सवाल आपके सामने है, एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका है भाई? एम्पियर घंटा मात्रक है, बताओ आप सभी। तो ये आवेश का हो जाएगा जी, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। और KWH किलो वाट घंटा पूछ दिया जो है तो वो ऊर्जा का होता है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, बताएंगे आप सभी। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये 0 होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 25 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, बताओ आप सभी। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई लगा दो ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, कैसी? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा स्टेबल होती है, ऑप्शन नंबर ए लगा लो, स्थिर होती है। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल आपके सामने है। पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो भाई कर दिया करो, एक लाइक करने में क्या जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल आपके सामने है। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या फिर धनात्मक और ऋणात्मक? क्या होगा इसका सही जवाब? 29 का सही जवाब हो जाएगा 0 होता है। क्या? 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रेरण कुंडली जनित्र होती है, बताओ। प्रेरण कुंडली जनित्र कैसी होती है? प्रबल धारा, उच्च वोल्टता, अल्प धारा, या फिर अल्प वोल्टता? 30 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा उच्च वोल्टता। क्या? उच्च वोल्टता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, ऑप्शन नंबर बी होगा जी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो कि प्रेरण कुंडली जनित्र होती है उच्च वोल्टता के लिए। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल आपके सामने है कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व हेनरी। हेनरी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी होता है, अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके, अपचाई ट्रांसफॉर्मर बढ़ाता है, किसको बताओ? अपचाई ट्रांसफॉर्मर बढ़ाता है। 32 नंबर सवाल आपके सामने है, तो यह होता है क्या? धारा को। क्या? धारा को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल आपके सामने है। विस्थापन धारा मात्रक है, किसका? विस्थापन धारा का मात्रक पूछा गया है। क्या होगा इसका सही जवाब? बताओ आप सभी। 33 नंबर सवाल, क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये होता है एम्पियर। क्या? विस्थापन धारा, धारा ये भी एम्पियर, धारा का भी पूछ दिया तो एम्पियर ही होता है, विस्थापन धारा भी एम्पियर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल आपके सामने है। किसी के तरंग दैर्ध्य का मान सबसे अधिक होता है, बताओ आप सभी। किसके तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम है? रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, पराबैंगनी, या फिर अवरक्त किरणें? तो बताओ आप सभी। तो होता है रेडियो तरंगों के लिए सबसे अधिक होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए एंड लास्ट सवाल 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि दशमिक संख्या 25 को द्विआधारी संख्या में लिखिए, बताओ आप सभी। फटाफट से निकाल के ही बता देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जो यहाँ पूछा गया है 25, तो यहाँ 25 को हम लिख लेंगे और इसमें 2 से भागा देते जाएंगे। देखिए यहाँ आधा कितना 12 से लगा लो, यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ 2 से लगाओ, फिर यहाँ 6 बचा, फिर यहाँ 0 बचा, फिर यहाँ 2 से लगाओ 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से लगाओ जी, यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ यानी 11001 11101 कौन ऑप्शन में है? 11101। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो जी, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 11101 का होल ट्वाइस। ओके, चलिए तो आज का क्लास आप सभी के लिए मैंने 35 ऑब्जेक्टिव कराया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बताना कि कितना सही कर पाए और मिलते हैं अगले क्लास में, और बताना कि क्लास कैसा लगा आज का। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।